हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट आरा आप तमाम स्टूडेंट्स का अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। ये इंग्लिश मीडियम का लेक्चर नंबर 7 है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को वेपर प्रेशर के बारे में बताया था। मैंने ये भी बताया था कि अब हम लोग का 12th शुरू हो चुका है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और लेक्चर को रिवाइज करके ही इस लेक्चर को देखेंगे। अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ये लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए पिछले लेक्चर को जरूर देखिए और तब इस लेक्चर को देखिएगा। तो वेपर प्रेशर के बारे में मैंने बता दिया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो मैंने बताया था इवापोरेशन का शुरू में एग्जांपल लिया था, फिर मैंने पहले ओपन कंटेनर में बताया था, फिर क्लोज कंटेनर में बताया था। तो मैंने बताया था कि क्लोज कंटेनर में अगर थोड़ा सा भी जगह खाली रहेगा तो पहले इवापोरेशन की घटना होगी और फिर कंडेंसेशन की घटना होगी। शुरू में इवापोरेशन का रेट ज्यादा होगा, फिर कंडेंसेशन का रेट ज्यादा होगा। जैसे जैसे इवापोरेशन का रेट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे कंडेंसेशन का रेट भी बढ़ते जाएगा। तो अब क्या होगा कि जिस समय दोनों का रेट आपस में सेम होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस समय को हम इक्विलिब्रियम टाइम बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम टाइम पर वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। ये मैंने बता दिया था। ये भी बताया था कि सॉलिड लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर लेते हैं और गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर लेते हैं। ये भी बताया था कि 10 मतलब जिस समय पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है उसी टाइम को वेपर प्रेशर बोलेंगे। और जैसे कि 0 से 10, मान लो कि 10 सेकंड पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है तो उस टाइम को वेपर प्रेशर बोलेंगे। उसके पहले हम लोग जो भी प्रेशर लगेगा वो पार्शियल प्रेशर होगा, या उसके बाद जो भी प्रेशर लगेगा वो पार्शियल प्रेशर होगा। लेकिन मान लो कि 10 सेकंड पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो उस टाइम पे हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे। ये भी बताया था मैंने कि वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो चलिए वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं, तो आप लोग को पहले ये पता होना चाहिए कि अगर किसी कंटेनर क्लोज कंटेनर में एक प्योर लिक्विड को लिया जाता है तो इसका वेपर बनता है। तो इसके देख रहे हो आप लोग, बहुत सारा वेपर बन रहा है और ये वेपर इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। और जब ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा तो ये वेपर इस लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो याद रखना कि ये प्योर लिक्विड है। एक ऐसा लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, इसीलिए हम इसको सॉल्वेंट बोल रहे हैं। तो इसके चलते जो प्रेशर लगेगा वो P0 ए क्यों बोल रहा है भाई? लिक्विड का नाम मैंने ए ले लिया है, वैसे हम लोग डिनोट करते हैं P0 से। याद रखना आज के बाद कि प्योर के लिए जो भी वेपर प्रेशर की बात होगी तो P0 से डिनोट करेंगे, और ए लिक्विड है तो P0 ए बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि P0 ए, और ये कांस्टेंट है। P0 ए क्या है? एक कांस्टेंट है, और ये आपको डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये भी देखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में क्या फर्क होगा, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वेपर प्रेशर जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसमें 2 केस बनेगा। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक वोलेटाइल कंपाउंड होता है और एक नॉन वोलेटाइल होता है। तो वोलेटाइल सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जिसमें वोलेटाइल नेचर का होता है, जिसके वेपराइज होने की टेंडेंसी होती है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जिसके वेपराइज होने की टेंडेंसी नहीं होती है। तो इस लिक्विड में अब हम लोग जब सॉल्यूशन बनाने जाएंगे तो सॉल्वेंट के साथ दोनों चीजें मिक्स कर सकते हैं। एक बार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर सकते हैं और एक बार हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर सकते हैं। तो हम लोग 2 केस अलग अलग लेंगे। तो मान लो केस 1 हम लोग लेके चलते हैं, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़े देर के लिए दिमाग लगाओ कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया गया है तो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, क्या उससे अब वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा या पहले से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का नाम बी लेकर के चलेंगे। देखो, पहले से मेरे पास क्या मौजूद था? ए मौजूद था, यहाँ पे हमने बी ला दिया। पहले से ए मौजूद था, हमने बी ला दिया। तो देखो जी, ए लिक्विड है और बी क्या है? सॉलिड है। तो अब बताओ, ए का वेपर बनेगा लेकिन बी का वेपर नहीं बनेगा, क्योंकि ये कैसा सॉल्यूट हमने लिया है।
तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है। तो अब बताइए कि वेपर पहले ज़्यादा बनता था या अभी ज़्यादा बन रहा है। अब इसमें याद रखना कि ये लिक्विड वेपर बनाएगा और ये सॉलिड जो है वो वेपर नहीं बनाएगा। तो इधर ये जो वेपर बन रहा है वो किसका वेपर है बताइए आप लोग। सिंपल सा बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बी का कोई वेपर ही नहीं बनेगा, तो उसके चलते कोई वेपर इधर दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो प्योर सॉलिड है। तो इसका मतलब ये इस ए के चलते जो प्रेशर अब की बार लग रहा है वो पी ए बोल रहे हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पी नॉट ए बोल रहे थे और यहाँ पी ए बोल रहे हैं। तो पी नॉट ए बोल रहे थे क्योंकि ये प्योर लिक्विड था, और पी ए क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर्म में है। और आप लोग साफ साफ बाबू समझ रहे होंगे, थोड़ा सा मेरा स्ट्रक्चर वो ये हो गया है, ये ज़्यादा चौड़ा हो गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आइडेंटिकल से मानेंगे दोनों का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल पहले की तुलना में कम हो गए हैं, मतलब पहले की तुलना में कम वेपर बन रहा है क्योंकि अब यहाँ पे बी आ गया। अब तो आप बोलेंगे कि सर तो वेपर तो ए की वजह से बन रहा है, ठीक है ए की वजह से बन रहा है, लेकिन बी भी तो मौजूद है वहाँ पे, और टॉप सरफेस जहाँ से वेपर निकलने वाला है, इवेपोरेशन होने वाला है, उसके रेट को ये डिस्टर्ब कर देगा क्योंकि यहाँ पे ये खुद आकर के बैठ जाएगा, ये खुद वेपर तो बनाएगा नहीं और लेकिन जगह छेक लेगा और इतने दूर से ये वेपर नहीं बनने देगा। इसका मतलब पहले से वेपर कम बन रहा है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि पी नॉट ए जो होगा वो पी ए से बड़ा होगा, यानी आप एक नोट पे बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is greater than सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन में याद रखना है, अभी मैं एक ही केस बता रहा हूँ, वैसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया गया है, ठीक है, नोट कीजिए। चलो तो यहाँ से ध्यान दो, पी नॉट ए क्या है बताओ, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और ये ध्यान रखना ये पी ए क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब हमेशा के लिए हम लोग डिनोशन यूज करेंगे, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और पी ए जो होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। देखिए तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया आपको, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए जब अकेला था तो ज्यादा वेपर फॉर्म कर रहा था, जब ए और बी दोनों साथ में आए तो केवल ए का वेपर बनेगा और बी का वेपर ही नहीं बनेगा। तो इसको मैंने एक चार्ट में यहाँ पे लिखा है आपके सामने, देखो प्रॉपर्टीज सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मैंने एक सॉल्यूशन, एक्चुअली में वेपर प्रेशर किसका निकालना है, एक सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, एटलीस्ट 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। तो जो हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूट उसका नाम बी है और सॉल्वेंट उसका नाम ए है। तो नेचर की बात करें, नेचर क्या है दोनों का, एक बी और एक ए है। तो ये सॉल्यूट कैसा है, तो नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब ये कैसा है, सॉलिड है। तो ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसका कोई वेपर बनने वाला नहीं है, और अगर वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर नहीं आएगा। अच्छा ये कैसा है, तो ये वोलेटाइल नेचर का है क्योंकि इससे वेपर बनेगा। फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड है और ये कैसा है, लिक्विड है। तो बाबू जस्ट अभी बताए हैं कि जब वेपर बनेगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा, और इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, तो पीए होगा। अगर मोल्स की बात करोगे तो इसका मोल्स एनबी होगा और इसका मोल्स क्या होगा, एनए होगा। एनबी और एनए मान लिया है, शुरू से ही दिमाग में रखिएगा कि सॉल्यूट को एनबी मान रहे हैं बी, और हम लोग सॉल्वेंट को ए मान रहे हैं, ये दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा, तब जाकर के सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। अदरवाइज आप ए बी में कंफ्यूज मत होइएगा, बी को हमेशा हम सॉल्यूट मानेंगे जब तक पूरे चैप्टर के लास्ट तक, और ए को हमेशा सॉल्वेंट मानेंगे। एक्स पी बराबर एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, और एक्स ए बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। सबको पता है कि मोल फ्रैक्शन बी का कैसे लेते हैं, तो जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर अपॉन में दोनों का मोल, और एक्स से निकालना हो तो एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। ये भी आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी और एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। तो ये सारा पॉइंट आप लोग दिमाग में सेटअप कर लो।
फिजिकल स्टेट क्या होगा, फिजिकल स्टेट सॉल्यूट का सॉलिड होगा, वेपर प्रेशर इसके चलते जीरो होगा, मोल्स इसका NB होगा, मोल फ्रैक्शन इसका XB होगा। ये किस नेचर का होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। ये कैसा होगा, तो वोलेटाइल होगा। ये किस स्टेट में है, तो लिक्विड स्टेट में है। इसका वेपर प्रेशर कितना, तो PA होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों, ये ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ध्यान दीजिएगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। रॉल्स लॉ क्या बोलता है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा या वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज़्यादा। तो अभी मैंने बताया कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है, क्योंकि जो हम लोग केस देख रहे हैं इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वो होता है जिसका वेपर नहीं बनता है। तो अब मान लीजिए कि अकेले A है तो उससे ज़्यादा ना वेपर बनेगा, और अगर A में आप B मिलाते जा रहे हैं तो B के चलते कोई वेपर नहीं बन रहा है, और B के चलते वेपर नहीं बन रहा है, बट वो जगह तो स्पेस तो ले रहा है ना, तो स्पेस ले रहा है लेकिन वेपर नहीं बनने दे रहा है। इसका मतलब नेट वेपर प्रेशर डाउन कर दिया, यानी वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम होगा। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान दीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सीधा बात है यार कि वेपर प्रेशर किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का लो या सॉल्वेंट का लो। अभी इस केस में तो सॉल्वेंट बोलिए या सॉल्यूशन बोलिए, बात क्या है, बराबर है। क्यों भाई, तो सॉल्वेंट भी अकेले रहेगा तो उसमें आपका क्या होगा, वेपर बनेगा अकेले, और सॉल्यूशन भी लीजिएगा तो सॉल्यूट क्या कर रहा है, वेपर तो दे नहीं रहा है। तो दोनों केसेस में आप बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दोनों केस में वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से ही वेपर प्रेशर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है जब सॉल्यूशन की केस होती है, क्योंकि उसके चलते सॉल्यूट के चलते वेपर तो बनेगा नहीं, लेकिन नेट वेपर प्रेशर बढ़ने भी नहीं देगा। तो ये ध्यान रखना है। तो यही बोला जा रहा है, रोल्स ने यही बोला कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, वेपर उतना ही ज़्यादा फॉर्म होगा तो उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। आप लोग लाइंस को एक बार देख लेंगे अच्छे से। वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन देख लो जो कि वोलेटाइल कंपोनेंट है। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर भी बनेगा, सीधा बात है। दूसरे लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो वेपर प्रेशर किसकी वजह से आता है, क्या सोल्यूट की वजह से आता है, नहीं आता है। किसकी वजह से आता है, सॉल्वेंट की वजह से आता है। तो यहाँ पे याद रखना कि अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिया गया है तो वेपर प्रेशर जो होगा वो वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की वजह से होगा। यानी आप यहाँ पे भी वही बोल सकते हो जो ऊपर बात बोले हैं, वो यहाँ पे भी बोलेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी that type of solution in which a non-volatile solute is present with a volatile solvent। एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो, दूसरा वोलेटाइल सॉल्वेंट हो। अगर दोनों का वेपर प्रेशर की बात करोगे तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट से कोई वेपर बनने वाला नहीं है। तो वेपर सिर्फ किसकी वजह से बनेगा, तो वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से बनेगा, और वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लो कि सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना था, PA था, तो ये PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, XA। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, PA बराबर K इंटू XA लिख सकते हैं। PA बराबर K इंटू XA। अब एक मिनट के लिए बात सोचो, अगर हम मान लो जो अभी सॉल्यूशन जस्ट कुछ देर पहले बनाए हैं उसमें अगर B हटाते जाएंगे
तो अगर बी हटाते जाएंगे तो क्या होगा, बी हटते जाएगा, ए बढ़ते जाएगा, ए बढ़ते जाएगा, तो ये पी ए का वैल्यू जो होगा वो पी नॉट ए के बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि इफ़ एक्स ए इज इक्वल टू 1, यानी एक्स बी तुम्हारा 0 हो गया, मतलब बी है ही नहीं, प्योर सॉल्वेंट का केस हो गया। तो आप बोल सकते हो कि पी ए जो होगा वो अपने मैक्सिमम वैल्यू यानी पी नॉट ए के बराबर होगा। यानी अगर एक्स ए का वैल्यू 1 लिया तो पी ए पी नॉट ए के बराबर होगा। तो यहाँ से आप एक रिलेशन लिख सकते हो, तो पी ए इज इक्वल टू, और ये पी ए बराबर पी नॉट ए हो गया है, तो एक्स ए का वैल्यू जब 1 लेंगे तो पी ए किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, के इंटू 1 के बराबर, यानी के बराबर मेरा आ गया पी नॉट ए। अब हम लोग फिर से लिख सकते हैं, तो इसमें हम लोग रख देते हैं मेन इक्वेशन में, तो पी ए बराबर के जगह क्या रख दें, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो ये ध्यान दीजिएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी नॉट ए क्या है, तो ए का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, पी ए क्या है लिख देता हूँ मैं इसको, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोलो सीधा, तो सॉल्यूट की वजह से तो बनेगा ही नहीं। पी नॉट ए क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। और एक्स ए क्या है भाई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देखिए इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिखता हूं, तो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए को क्या हम 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब बताओ इसको उधर भेज दो, तो लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए। अब देखो जी ध्यान दो जरा, पी नॉट ए किसका वेपर प्रेशर है, तो प्योर सॉल्वेंट का है, पी ए किसका है, सॉल्यूशन का है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बताया था कि सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है, तो इसी को बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये ध्यान रखना कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट ए इंटू एक्स बी के बराबर होता है। और पी नॉट ए को उधर ले जाओ तो लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए बराबर एक्स बी। अब देखो जी ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो इस पूरे को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बी तो है सॉल्यूट, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया बाबू? देख लीजिए फिर से एक बार बता रहा हूँ, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो पी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, के इंटू एक्स ए, ये हटेगा साइन तो, और ऊपर वाला लाइन यही बोल रहा है कि वोलेटाइल कंपोनेंट का या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, तो वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। तो ये हटेगा तो यहाँ के आएगा, और आप एक मिनट के लिए सोच लो कि मान लो एक्स ए 1 हो जाए, मतलब ए केवल रहेगा, बी है ही नहीं, और अगर ए खाली रहेगा तो मतलब प्रेशर ए की वजह से, तो वो प्योर लिक्विड का केस हो गया, तो वहाँ पे पी ए पी नॉट ए के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि अगर एक्स ए 1 है तो पी ए जो होगा वो पी नॉट ए हो जाएगा। तो पी नॉट ए बराबर के इंटू 1, मतलब के का वैल्यू पी नॉट ए आया। तो यहाँ से एक इक्वेशन आया, इसमें के का वैल्यू रख दीजिए, तो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब बताओ एक्स ए को तुम 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, तो पी ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। इसको पूरे ब्रैकेट में तोड़ दो, तो पी ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब इसको उधर भेजेंगे अगर, तो पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट ए क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें से इसको डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब पी नॉट ए को नीचे भेजेंगे
तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको शॉर्टकट में RLVP भी बोलते हैं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसको बोलते हैं LVP, याद रखना, इसको जो ध्यान देंगे LVP नोट कीजिए। तो याद हुआ तुम लोग को? तो यही रॉड्स लॉ है। रॉड्स लॉ में यही बोलना है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये भी रॉड्स लॉ का एक लाइन हो जाएगा आपका। क्या बोलिएगा, फिर से बोलिए। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मेन एक्सप्रेशन ये है, ये ध्यान रखिएगा। P0A माइनस PA, P0A माइनस PA का मतलब क्लियर है ना बाबू? P0A किसके लिए लिया गया है? A का वेपर प्रेशर, A क्या है? तो प्योर सॉल्वेंट है। और PA कब लिया गया है? तो वेपर प्रेशर ऑफ A इन ए सोल्यूशन स्टेट, क्लियर रखना। और P0A फिर से इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इतने को बोलेंगे LVP। LVP मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये P0A XB के बराबर होगा। P0A XB, A का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में और B का मोल फ्रैक्शन। लेकिन अगर आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलोगे तो ये रॉड्स का ये तीसरा स्टेटमेंट हो जाएगा। ये दो स्टेटमेंट तो यहाँ मैंने लिख ही दिया, और ये तीसरा स्टेटमेंट आप याद कर जाइए। P0A माइनस PA अपॉन में P0A बराबर XB। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जिन बच्चे को ना समझ में आया प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए और डाउट्स में पूछिए या कमेंट में कमेंट कीजिए। कमेंट में कमेंट करने के बाद आप लोग अपने नंबर से व्हाट्सएप पे कुछ लिख करके भेजिएगा, तब मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊँगा। ठीक है, नोट कीजिए। तो चलिए, रॉड्स लॉ का अनदर स्टेटमेंट आप लोग याद कर गए। P0A माइनस PAA अपॉन में P0A इज इक्वल टू XB। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं? P0A माइनस PA अपॉन में P0A और XB को क्या लिख सकते हैं? NB अपॉन में NA प्लस NB। बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या? ऐसा करने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब हम लोग करते क्या हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोग पलट देते हैं। तो अगर इसको मैंने पलट दिया तो क्या होगा बताओ? P0A अपॉन में P0A। वैसे आप लोगों को एक रिलेशन ये यूज करना है और एक रिलेशन ये यूज करना है। न्यूमेरिकल्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे भी सिंप्लीफाइड एक चीज़ आपको देने जा रहा हूँ और वो न्यूमेरिकल्स में काफ़ी आपको काम करेगा। तो जब आपने पलट दिया तो P0A ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया, तो P0A अपॉन में P0A माइनस PA और इक्वल टू NA प्लस NB और अपॉन में NB। अब दोनों साइड में -1 कर दे रहा हूँ, दोनों साइड -1 कर दे रहा हूँ, किसी को कोई लोचा नहीं है। अब जरा समझिए, अगर -1 हमने कर दिया तो क्या होगा? P0A माइनस P0A और प्लस PA अपॉन में P0A माइनस PA। जिन बच्चे को ना समझ में आए वो आप ये करिएगा, इसका LCM ले लीजिएगा 1 और फिर आपको समझ में आ जाएगा। और उधर में अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा बोलो? NA प्लस NB और माइनस NB अपॉन में NB। तो NB कैंसिल हो गया, P0A क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बताओ यहाँ से क्या आ गया? तो PA अपॉन में P0A माइनस PA और इक्वल टू NA अपॉन में NB।
अब आपने शुरू में पलटे थे इसको, आप फिर से एक बार लास्टली पलट दीजिए। तो 2 बार पलटने से आपका फिर वही स्थिति बन गया। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अब एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रिलेशन यूज कीजिए, खूब आराम से बनेगा। देखिए इसमें इतना सारा आपको करना पड़ता है, नीचे भी ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप इसको यूज कीजिए। अच्छा देखो बाबू, अभी आपने पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए ऊपर वाला देखा है, इसको आर एल वी पी बोलेंगे, इसको आर एल वी पी नहीं बोलेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसको बोलेंगे, और दैट इज इक्वल टू एक्स बी, बट दिस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। बताओ यहाँ पे अब सब टर्म लिख दे रहा हूँ मैं। पी नॉट ए क्या है बताओ? तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, पी ए बताओ क्या है? तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन फॉर्म, और यहाँ बताओ एन बी क्या है? तो एन बी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सीधा लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और एन ए क्या है बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो ये न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए काफ़ी है, समझ में आ रहा है? तो ये रिलेशन यूज करोगे, वो रिलेशन यूज करोगे, उसको भी यूज करोगे, जो रिलेशन आपको यूज करना है वो कर सकते हो। अगर मैं आपको एक ग्राफ बनाने के लिए देता हूँ, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन के बीच में ग्राफ बनाने को दे रहा हूँ मैं, आप कैसे करेंगे बताइए? तो यहाँ से अगर एक्स ए की वैल्यू देखोगे, अगर इस एक्सिस पे एक्स ए रखा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ओरिजिन है। तो इस पॉइंट पे एक्स ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1 है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स ए मतलब ए केवल प्रेजेंट है, और यहाँ पे ए बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, एक्स ए अगर 0 है, इसका मतलब दूसरा कंपोनेंट इसका पूरी तरह से प्रेजेंट होगा, यानी एक्स बी बराबर 1 होगा, और यहाँ पे एक्स बी बराबर क्या होगा? तो ये 0 होगा। तो चलिए आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, सोचिए और इस पे बनाइए। तो क्या सोचे आप लोग? आपके पास शुरुआत में जब मैंने पढ़ाया तो उस समय एक रिलेशन था, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यही ना रिलेशन था। अब इस पर आप डायरेक्ट जाओ ना, एकदम आसानी से बनेगा। ये वेपर प्रेशर है ए का सॉल्यूशन फॉर्म में, ये वेपर प्रेशर ए का है सॉल्वेंट फॉर्म में। तो अगर एक्स ए 0 है, इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा 0, मतलब शुरुआत तो यहाँ से होगा। अच्छा, अगर एक्स ए का वैल्यू 1 है, इसका मतलब पी ए बराबर पी नॉट है, तो कहीं इधर मान लो पॉइंट आया, तो और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा। दिमाग भी लगा सकते हो आप लोग। वेपर प्रेशर को वाई एक्सिस पे और एक्स ए को तो वाई बराबर एम एक्स। पी नॉट ए क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, तो ये बदलने वाला है, ये फिक्स है, तो वाई बराबर एम एक्स। तो इस पे जाएगा। अगर इसी ग्राफ को अगर मैं एक्स बी के लिए ले लेता, देखिए ज़रा समझिए, इधर वेपर प्रेशर ले लिया और इधर अगर हमने एक्स बी ले लिया, दिमाग थोड़ा सा लगाना, ज़्यादा नहीं। एक्स बी अगर ऐसे ले रहे हो आप लोग बाबू, तो बताओ यहाँ पे एक्स बी बराबर क्या होगा? 0 होगा, और यहाँ एक्स बी बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो ग्राफ किस तरह से जाएगा? एक्स बी 1 है, अभी इसको मैंने तोड़ना सिखाया था। तो पी ए बराबर आप क्या लिखे थे? पी नॉट ए, और एक्स ए को क्या लिखे थे? 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, यही ना? एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। इनको नहीं याद आ रहा है वो देखो यहाँ से, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स ए बराबर क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स बी। अब बताओ जरा, यहाँ पे एक्स बी 0 है, इसका मतलब ये पूरा खत्म, मतलब पी ए का वैल्यू कितना हो गया? पी नॉट ए हो गया। इसका मतलब पी नॉट ए तो कोई बड़ा वैल्यू होगा ना जी, और यहाँ एक्स बी का वैल्यू 1 है, तो अगर एक्स बी का वैल्यू आपने 1 रख दिया तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो गया।
इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर को जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपके सामने ये दोनों ग्राफ है, इसको नोट डाउन कर लो। और ये पॉइंट क्या होगा बोलो, तो ये पॉइंट यहाँ पे P0 A होगा, यहाँ पे भी ये पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट होगा P0 A, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बोर्ड पे है। तो 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम यूरिया ले रहे हैं और 45 ग्राम वाटर ले रहे हैं किसी फिक्स टेम्परेचर पे। यदि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दैट टेम्परेचर इज 300 mmHg। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है बाबू। इसका मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन है ना बोर्ड पे, वहाँ से आप पहले नोट कर लीजिए। आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है बताओ, वो आपको दिया है 30 ग्राम। 30 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 45 ग्राम, 45 ग्राम दिया है। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब P0A दे दिया है आपको। P0A कितना दिया है, 300 mm। ये हम लोग सॉल्वेंट माने थे, उसको मान के चलोगे एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम तो इजीली बन जाएगा। आगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। चलो जी, तो अब हम लोग एक एक करके सारे काम करने चलते हैं। तो सबसे पहला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है मेरे को। तो PA बराबर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को PA से डिनोट करते हैं, याद होगा। तो PA बराबर होता है P0A इंटू XA। अब बताओ, एकदम सिंपल फार्मूला वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो भी बच्चे देख रहे हो वीडियो एकदम आसानी से इसको आराम से अपने मन से बनाइएगा। या पहली बार में नहीं बना पाया तो देख करके और फिर स्टॉप करके दूसरी बार बनाइएगा। ये बनाने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रॉल्स लॉ क्या है। तब PA बराबर P0A इंटू XA। अब देखो बाबू, P0A तो दिया है लेकिन हमको XA नहीं दिया है। आपको पता है सॉल्वेंट हम लोग A मानते हैं और सॉल्यूट हम लोग B मानते हैं, शुरू से आपको समझा रहे हैं। तो XA बराबर हम लोग क्या लिखते हैं जी, Na अपॉन में Na प्लस NB। अब देखो ना, Na ना पता है ना NB पता है, निकाल लेते हैं। NB अगर निकालने जाओगे तो गिवन मास बाई मोलर मास, आपको फार्मूला पता है, शुरू से पढ़ा रहे हैं। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो कितना वेट दिया है बताओ, तो 30 ग्राम दिया है। यूरिया का पढ़े हो तुम लोग, यूरिया का फार्मूला होता है क्या, तो NH2CONH2 होता है। और आप लोग जोड़ोगे ना तो जोड़ लो 60 आता है इतना। तो ये 60 ग्राम पर मोल होता है। जिन बच्चे को 60 नहीं करने आ रहा होगा जोड़ लेना, 14 2 16 12 28 16 44 14 58 2 60। तो ग्राम ग्राम कैंसिल, 1/2। चलो, तो एक चीज़ तो निकल गया, 1/2 मोल होगा। अब अगर आप NB निकाल लिए तो Na भी निकाल लीजिए। Na बराबर भी यही काम करेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो बोलिए कितना ग्राम दिया है, 45 ग्राम दिया है, अपॉन में H2O वाटर का 18 होता है, 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, तो 5/2 मोल हो गया। तो चलो इसका भी मोल निकल गया। क्या XA निकल सकता है अब निकाल दो यार। XA बराबर क्या लिख सकते हो, Na कितना है, तो Na मेरा 5/2 है। तो 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस 1/2। तो बोलो 5/2 अपॉन में 6/2। तो बोलो 2 से 2 कट गया क्या, तो क्या बच गया, 5/6 बच गया। तो XA बराबर मेरा आ गया 5/6। एकदम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अच्छा, अगर XA 5/6 हो गया तो आपको पता है XA प्लस XB बराबर 1 होता है। तो बोलो
तो एक्स बी बराबर क्या लिख सकते हो, एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए, यानी 1 माइनस 5/6, मतलब ये आ गया आपका, यहाँ से एलसीएम 6 होगा और 6 माइनस 5 मतलब 1/6। कर लोगे ऐसा आराम से, नहीं होगा तो आराम एक एक स्टेप करते जाना। देखो एक्स ए भी निकाल लिया, एक्स पी भी निकाल लिया। हमको वेट दिया था तो वेट से पहले मोल निकाला, मोल से मोल फ्रैक्शन निकाला, मोल फ्रैक्शन लगे हाथ दोनों मैंने निकाल लिया, एक्स ए भी निकाल लिया और एक्स बी भी निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक एक काम करते हैं। अब पहला है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और दैट इज पी ए। तो पी नॉट ए दिया है 300 और एक्स ए आ गया कितना 5/6, 5/6 तो 50 जगह 300, तो 50 बचे कितना हो गया 250, तो 250 mmHg आ गया आपका। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। दूसरा बोला है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। देखो मैंने कुछ देर पहले बताया था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब LVP। तो LVP क्या होता है जी, पी नॉट ए माइनस पी ए, और ये इक्वल किसके हुआ था, पीछे पलट के देखिए, पी नॉट ए माइनस पी ए किसके बराबर हुआ था, तो ये इक्वल हुआ था पी नॉट ए इंटू एक्स बी के बराबर। पीछे पलट के देख लो, तो पी नॉट ए इंटू एक्स बी, तो पी नॉट ए कितना आया है मेरा 300 आया है, और एक्स बी कितना आया है, तो एक्स बी 1/6 मैंने पहले ही निकाल दिया था, देख लो। अब बताओ 6 से ये कटेगा 50 बार में कटेगा, तो इस तरह से ये LVP जो आया मेरा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो 50 आया। तीसरा क्वेश्चन बोला कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर तो मैं एक लाइन में लिखूंगा, RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और देखो बाबू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हम लोग निकाल चुके हैं, तो RLVP इज इक्वल टू XB, और XB इज इक्वल टू बोलो क्या, तो 1/6, XB इज इक्वल टू 1/6। तो देखो अगर ये लाइन अगर आपको रोल्स लॉ का याद है, मैंने बोला था कि RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XB है, तो XB का वैल्यू कितना है 1/6 है, तो RLVP इज इक्वल टू XB और XB इज इक्वल टू 1/6। तो ये तीसरा भी बन गया, और तीसरे के साथ साथ ये चौथे का भी आंसर है, क्योंकि पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो चौथे को अलग लिख देता हूँ। XB कितना आया है बताओ, तो 1/6 आया है, और XA कितना आया है, तो 5/6 आया है। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछा था, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। और नेक्स्ट है मोलालिटी। नेक्स्ट मोलालिटी कैसे निकालिएगा, चलो अब देखो मोलालिटी निकालने के लिए अगले क्वेश्चन में मोलालिटी निकालना है। अब मोलालिटी निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे मेहनत तो नहीं है करना है, सीधा सा बात है यार। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वो हम लोग निकाल चुके हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए, तो वैसे भी निकाल सकते हो। देखो तो सीधे सीधे कर ही देते हैं, हटाओ। तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, बोलो कितना आया है 1/2 आया है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने में केजी में, तो 45 ग्राम है ना जी, तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो लिखेंगे 1000 अपॉन में 2 × 45। तो देखो ये 500 हो गया, और ये बोलो 5 9 45, और ये हो गया 100, तो 100/9 100/9, तो मोलालिटी का वैल्यू आ गया। एक रिलेशन भी मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को। 5वें के लिए एक और हिंट दे रहा हूँ मैं, आप लोग उसको भी भूलिएगा मत। एक्स सॉल्यूट अपॉन में एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये वाला रिलेशन भी याद होगा। तो एक्स सॉल्यूट निकला है क्या, एक्स सॉल्यूट निकला है, एक्स सॉल्वेंट भी निकला है, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है 18 होता है। तो इसको भी मैं एक बार कर दे रहा हूँ। तो एक्स सॉल्यूट कितना, तो एक्स सॉल्यूट 1/6, और एक्स सॉल्वेंट कितना, तो 5/6, और इंटू 1000/18। जिन बच्चों को नहीं याद होगा याद कर जाएंगे। 1000/18 हमेशा याद रखो, 55.5 होता है। ये मोलारिटी ऑफ वाटर भी होता है, प्योर वाटर। तो 6 से 6 कट गया क्या,
तो 6 से 6 कट गया तो क्या बच गया बताओ। तो ये बच गया तुम्हारा 1/5 और इंटू 55.5, ये इसका वैल्यू होता है, डिवाइड करोगे तो। याद रखो प्योर वाटर का मोलारिटी इतना आता है, कई बार पूछ भी चुका है। तो ये कितना हो गया 11.1। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो दो तरीका से मोलालिटी लास्ट वाला मैंने बता दिया। ये रिलेशन जानबूझ करके मैंने बताया, क्योंकि बताया था तो आप लोग याद रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से देख लो और जो डाउट्स लगे वो पूछ लेना। वैसे बहुत इजी है, एक बार देखो लिखो और दूसरी बार अपने मन से बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर अप टू 20%। तो ग्लूकोज का कितना ग्राम हम लोग को डिजॉल्व करना होगा 180 ग्राम वाटर में, ताकि वेपर प्रेशर 20% डिक्रीज कर जाए। तो देखो जरा दिमाग में फील लाओ कि अगर खाली वाटर है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन अगर उसमें ग्लूकोज ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये दोनों बातों को दिमाग में सेटअप करिए पहले। तो आपको एक बात तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि परसेंटेज है। तो बाबू आपको पता है कि ज़्यादा किसका होता है सॉल्वेंट का, कम किसका होता है सॉल्यूशन का। तो आप यहाँ से परसेंटेज के आधार पे ये कह सकते हो कि P0A जो है वो 100 है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो PA जो है 20% से डिक्रीज करना है, तो 100 - 20 मतलब 80 हो गया। तो P0A मिल ही गया, PA मिल ही गया। अभी आपको एक रिलेशन दिया था मैंने, P0A - PA अपॉन में PA इक्वल टू NB अपॉन NA। बहुत सिंपल सा मैंने दिया आपको, ये काम करेगा। तो 100 - 80 अपॉन में 80 इक्वल टू NB। नहीं पता कितना ग्राम लेना है तो मान लिया कि W ग्राम होगा, और ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है सबको, C6H12O6, और मास निकाल लेना 72 12, और तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे को याद है 180 होता है। तो W अपॉन 180, और ये कितना ग्राम है तो 180 ग्राम वाटर है, तो 180 अपॉन में कितना हो जाएगा 18, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बताओ ये कितने बार में कटेगा 10 बार में कटेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये 20 अपॉन 80 इक्वल टू W अपॉन 1800। तो ये 0 से 0 क्या हो गया कट गया। तो 2 चौके 8, 2 दहा 20, और ये 2 दूनी 4 और 2 नवा 18, 2 पचे 10। तो ये W बराबर 45 ग्राम। चलो नोट करो, बहुत आसान है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। देख लो कुछ छूट तो नहीं रहा ना। अच्छा एक 0 छूट रहा है, सॉरी। तो 450 ग्राम होगा, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन और है बोर्ड पे आपके सामने। 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 156 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो जी 20 ग्राम का नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, कितने ग्राम का 20 ग्राम का, और उसको 156 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व किया गया है। 156 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व किया गया है। ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट दैट टेम्परेचर इज 200 mmHg। तो देखो ना इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ दिया हुआ है भाई, तो सीधा सीधी बात है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो ना कि दोनों का मोल्स निकाल लो। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जब निकालने जाओगे तो गिवन मास बाई मोलर मास,
अब ये फार्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब तुम लोग को इतना याद होना चाहिए। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास 20 ग्राम है, मोलर मास पता नहीं, एम रख देते हैं, ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो 20/m मोल मिल गया, 20/m मोल। और वही नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अगर करोगे तो 156 ग्राम दिया है। और मोलर मास निकाल लो, बेंजीन है तो C6H6 होता है, तो 72 और 6 कितना होगा 78, तो 78 ग्राम पर मोल। अब देखो जी, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 मोल हो गया तुम्हारा। देखो दोनों का मोल्स निकल चुका। अच्छा, अभी मैंने जो फार्मूला बताया था उस पर डायरेक्ट लगा दो, तो P0A माइनस PA अपॉन में PA इक्वल टू NB अपॉन NA। NB क्या है, सोल्यूट है, NA क्या है, सॉल्वेंट है। रखो भाई, चलो तो P0A बताओ कितना है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन तो 200 है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 150 है, और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन नीचे भी, तो ये भी 150 है। और यहाँ पे रखेंगे 20/m, और अपॉन में क्या 2, तो 2/1 ना। तो बोलो क्या होगा, यहाँ से फाइनली ऊपर में 50, नीचे में 150, और यहाँ पे 20/2 इंटू m हो गया। तो ये 3 बार में कटेगा, ठीक है, 20/2m हो गया, तो ये 3 बार में कट गया, और ये 10 बार में कटेगा। तो बोलो क्या होगा, तो ये m उधर भेज दो, तो m इज इक्वल टू 30 हो गया, यानी 30 ग्राम इसका आंसर होगा। तो नोट कर लीजिए इसको, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो m यहाँ मोलर मास है ना जी, तो m 30 ग्राम ना लिख करके आप लिख दो 30 ग्राम पर मोल, 30 ग्राम पर मोल। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो ध्यान देना, ये 10 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, m इधर भेजेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो, ये पिछला ही क्वेश्चन की तरह ये भी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए आप लोग, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो जी, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये भी है। 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है, तो चलो 30 ग्राम दिया है, नहीं पता है, मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या लिखोगे, तो 30/m लिख देंगे, ठीक है। अब कह रहा कि 360 ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट तो पक्का निकाल लोगे आप लोग, 360/18 कर लोगे, कितना हो गया 20 मोल हो गया, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ना, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दे दिया है, मतलब PA दिया हुआ है 570 mmHg, लेकिन P0A के बारे में जानकारी नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन में 2 अननोन हो गए, एक m ऑलरेडी अननोन है जो कि निकालना है, क्वेश्चन का डिमांड है, और P0A के बारे में कुछ कहा ही नहीं है क्वेश्चन ने। लेकिन क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली एक हमें इंफॉर्मेशन दिया है, और वो यहाँ पे है 100 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस या एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, देन दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको पता है सब लोग को। और बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, तो दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड becomes equal to
external pressure becomes equal to external pressure is called boiling point। मतलब बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। और आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। पी एटमॉस्फेयर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको सीधा सीधी मैं लिख देता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm, और 1 atm को हम लोग 760 mmHg लिख सकते हैं। जिनको नहीं पता है लिख देंगे। तो ये ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमारा 1 atm होता है और वो 760 mmHg के बराबर। तो याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। तो 1 atm के बराबर हो जाएगा और 1 atm 760 हो गया। मतलब इनडायरेक्टली उसने P0A दे दिया है, या बोलो कि P0 H2O दे दिया है, और वो कितना है बाबू, तो 760 mmHg है। यह 80 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो चलिए अब इसमें आप लोग आराम से फॉर्मूला लगाइए, आपको पता है P0A माइनस PA अपॉन में बोलो PA बराबर NB अपॉन में NA। चलो जी, P0A मिल चुका है 760, PA कितना है 570 अपॉन में 570 और इक्वल टू NB 30/m, और NA कितना है, तो NA आपका 20 आ चुका है, तो 20/1। तो बोलो यहाँ से ये कितना होगा 190 अपॉन 570 इक्वल टू 30 अपॉन में 20 इंटू m। तो 0 से 0 कट गया, 190 तिया 570, 1957 होता है। तो 0 से 0 कटेगा 1957। तो अब बोलो ये 9/2, तो m बराबर हो गया तुम्हारा 9/2 मतलब 4.5 ग्राम। चलो मिला लीजिएगा एक बार और अच्छे से। यहाँ पे P0 तो ठीक ही है, PA भी 570 है, PA भी 570 है, 30/m यहाँ पे रखेंगे, 30 ग्राम दिया हुआ है, और ये 20 मोल होगा ही, तो 20/1 तो 20m। तो 0 से 0 कैंसिल हो ही गया, 190 में 300 होगा, तो 3 3 9/2 4.5 ग्राम। ठीक है, नोट कर लो। एक और पॉइंट नोट कर सकते हो कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1 atm। 1 atm, यदि P एक्सटर्नल का वैल्यू 1 atm है तो इसका मतलब इस टेम्परेचर को हम लोग P एक्सटर्नल 1 atm जिस टेम्परेचर पे होगा, देन दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिस टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए वो टेम्परेचर कहा जाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। तो बॉइलिंग का भी प्रोसेस मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लिख सकते हो कि जब किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग, इस फेनोमेना को बॉइलिंग बोलते हैं। तो लिख सकते हैं कि व्हेन वेपर प्रेशर of any substance becomes equal to external pressure, then this phenomena is known as boiling। तीनों लगभग एक ही बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। अब पूछा जा सकता है कि बॉइलिंग से आप क्या समझते हैं, तो बोलेंगे कि जब वेपर प्रेशर किसी सब्सटेंस का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये ध्यान रखना कि उसको हम लोग बॉइलिंग बोलेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हो जाए जिस टेम्परेचर पे, तो वो टेम्परेचर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। और जिस टेम्परेचर पे
वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, मतलब एक बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट था जो आप लोग को एकदम समझ में आना चाहिए था। तो याद रखना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, और वहाँ पे उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो 1 atm के बराबर होगा, और 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg, या फिर इसको आप 76 सेंटीमीटर Hg भी लिख सकते हो। तो चलो नोट कर लो, बाकी कुछ नहीं है। बॉइलिंग प्रोसेस पूछा जाए तो बोल सकते हो कि किसी सब्सटेंस का जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो इस प्रोसेस को बॉइलिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और जब वो 1 atm के बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये किसी भी लिक्विड के लिए है, मतलब अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन अगर 1 atm हो गया तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और ये भी एक जनरल बात हो गया कि किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, जब मतलब उसको बॉयल कर रही है, कैसे पता चलेगा? तो देखेंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों आपस में सेम हो रहा है कि नहीं। तो वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तभी उस प्रोसेस को बॉइलिंग बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोल सकते। तो यानी बॉइलिंग बोलने के लिए ये ध्यान देना होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर और ये तुम्हारा वेपर प्रेशर दोनों आपस में सेम हो जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखते, तीनों बात को एकदम क्लियर समझ लेना। तो हम लोग का आज का जो मेन शुरुआत से टॉपिक था वो वेपर प्रेशर हम लोग सोल्यूशन का निकाल रहे थे। उसमें एक केस देख लिए थे जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया गया था, और दूसरा केस है जिसमें वोलेटाइल सोल्यूट ले रहे हैं। तो सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है ही, सोल्यूट भी इस बार वोलेटाइल है। प्रॉपर्टीज देख लो सोल्यूट और सॉल्वेंट का। फिजिकल स्टेट इस बार दोनों लिक्विड है, सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है। इसका मतलब ये भी वेपर देने वाला और वो भी वेपर देने वाला है। मतलब वेपर प्रेशर इसकी वजह से भी आएगा और वेपर प्रेशर इसकी वजह से भी आएगा। तो इसकी वजह से Pb आएगा और इसकी वजह से Pa आएगा। वापस मोल्स तो वही रहेगा, Nb मानेंगे और Na मानेंगे। XB रहेगा Nb बटा Na प्लस Nb, ये पता है आपको। XA जो होगा Na बटा में Na प्लस Nb। तो देखो जी, इस बार की कहानी कुछ इस तरह से रहेगी। यहाँ पे अगर आप B को सेपरेटली ले रहे हो, अगर B को ले रहे हो अकेले, तो वेपर किसका बनेगा? अगर आप B को ले रहे हो, देखो केवल B ले रहे हो, केवल B ले रहे हो, तो यहाँ पे जो वेपर बनने वाला है केवल B का वेपर बनने वाला है। और ये वेपर कितना होगा? तो ये P0 B के बराबर होगा। अगर आप A ले रहे हो, तो अगर आप लिक्विड A ले रहे हो तो केवल A की वजह से वेपर आएगा। और जब ये प्योर फॉर्म में होता है तो आपको ही पता है कितना वेपर प्रेशर होता है। तो इधर जो ये वेपर बन रहा है ये P0 A के बराबर है, ये P0 A के बराबर है, ठीक है। तो अब जब दोनों आ जाएंगे साथ में, जब दोनों साथ में आ जाएंगे तो दोनों की वजह से वेपर होगा और वो सोल्यूशन कहलाएगा। अभी तक ना इसको सोल्यूशन बोल सकते हैं ना इसको सोल्यूशन बोल सकते हैं। तो A की वजह से अब इसमें देखना होगा कि कौन ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है और कौन कम वोलेटाइल नेचर का है। और जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो एक सोल्यूशन तैयार करेंगे। ऐसे ही मैं रफली बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर पूरा डिटेल्स में जाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे मान लो A हो गया, ये B हो गया, A हो गया, B हो गया, A हो गया, B हो गया। A को ज़्यादा वोलेटाइल मान रहा हूँ तो A से ज़्यादा वेपर मिलेगा मेरे को, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये B है तो B का भी वेपर बनेगा। तो इस बार दो तरह का वेपर बनेगा। मान लो कि ये बड़ा बड़ा वेपर बना दिया मैंने, ये A का वेपर है, ठीक है, ये A का वेपर है और ये B का वेपर है। तो B का वेपर कम बनेगा,
ए का वेपर ज़्यादा बनेगा, तो ये ध्यान रखना। तो अब की बार जो P निकलेगा मतलब टोटल प्रेशर वो PA प्लस PB के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नोट कर लीजिए आप लोग। दोनों का प्रेशर इस बार जुड़ जाएगा क्योंकि A से भी वेपर बन रहा है और B से भी वेपर बन रहा है। ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है, दोनों इस बार ऊपर जाएंगे। तो P बराबर PA प्लस PB दोनों का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फाइनली टोटल प्रेशर निकालेंगे।